यानी सारे लोग अब डिमांड क्या कर रहे थे कि भाई एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें देख सकते हो आप, पीजेंट अपराइजिंग 1848। A National Assembly proclaimed the Republic, granted suffrage to all adult males above 21, and guaranteed in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and neglect। तो पार्ट 3 है हमारा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848, यानी 1830 से लेकर के 1848 के बीच में। A very good evening to all of you। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी के चाणक्य स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है हिस्ट्री में, उसका थर्ड पार्ट, यानी कि हम जहाँ तक कर चुके हैं उसके आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है इसमें ये कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम उसी तरीके से चल रहे हैं ताकि क्लास भी लेंथी ना हो और आपको एक कम टाइम में एक टोटल जो पार्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो अभी तक इसमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं और अब हम बढ़ने वाले हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था, नेपोलियन का क्या इम्पैक्ट था यूरोप के ऊपर। उसके बाद जब नेपोलियन को हरा दिया गया 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, तो एक ट्रीटी होती है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें बहुत सारे कंजर्वेटिव्स मिलकर के एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है मैटरनिक। तो इसको मैटरनिक योजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 है हमारा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848, यानी 1830 से लेकर के 1848 के बीच में यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशंस हुए काफ़ी सारे, जिसमें से हमने एक व्यक्ति का नाम अभी पिछली क्लास में सुना था, पढ़ा था, उसका नाम था मैजिनी। पूरा नाम था गिउसेप्पे मैजिनी। ठीक है, इटली का एक क्रांतिकारी था, रिवोल्यूशनरी था, और उसने बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी जैसे यंग इटली, यंग यूरोप। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। 1830 से लेकर के 1848 के बीच में काफ़ी सारे जो क्रांतिकारी हैं वो आते हैं आपके यूरोप के अंदर। तो इसको पढ़ते हैं एक बार कि एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। यानी कि जब कंजर्वेटिव रेजिम्स, जैसे कि हमने मैटरनिक की बात करी, जैसे यूरोप में और भी जितने भी कंजर्वेटिव रूलर्स थे, जब वो अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर रहे थे, दोबारा से अपनी पावर को दोबारा से इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो उसी के साथ साथ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। तो उसके साथ में ही लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म है वो भी साथ साथ यूरोप में कई सारे इलाकों में इंक्रीज हो रहा था, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स के अंदर, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जो ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस थे जो लार्जली आपके टर्की के अंदर आते थे, वहाँ पे आयरलैंड में, पोलैंड में। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। अब देखो हो क्या रहा था, हुआ ये कि जब कंजर्वेटिव्स ने दोबारा से अपना एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश कर लिया, तो साथ ही साथ जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे उन्होंने भी क्रांति करनी शुरू कर दी। भाई जैसे जैसे उत्पीड़न बढ़ेगा वैसे ही आज़ादी की लड़ाई जो है और ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो जब कंजर्वेटिव्स ने अपना जो एम्पायर है उसको दोबारा मजबूत करने की कोशिश करी, तो जो लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी अपने जो क्रांति है उसको बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये जो रिवॉल्यूशंस स्टार्ट हो रहे थे किसके द्वारा हो रहे थे, तो लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, जो किससे बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास जो होती है उससे बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास क्या होती है कि जो नए नए लोग अभी काम करना जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने पैसा कमाना शुरू किया है, तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास यूरोप में बन रही थी उसमें से ही आपके लिबरल नेशनलिस्ट बनते हैं जो रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं। अमंग हुम वर प्रोफेसर्स, उनके अंदर प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे, एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। और जो कमर्शियल मिडिल क्लासेस यानी कि जो बिजनेसमैन हैं वो थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो इन रिवोल्यूशंस का एक तरीके से पहला एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 में। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। अब हुआ ये कि जब नेपोलियन की हार हो गई 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में, तो उसके बाद दोबारा से फ्रांस के अंदर जो बर्बन राजा थे उनका
एम्पायर दोबारा से शुरू हो जाता है, यानी उनकी जो पावर थी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। किसके बाद? तो ईयर याद रखना 1815 के बाद, क्योंकि 1815 में होती है ट्रीटी ऑफ वियना, नेपोलियन के हारने के बाद। वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। तो हुआ ये कि जो बर्बन राजा थे उनको दोबारा से लिबरल रिवोल्यूशन जो है वो उखाड़ फेंकते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शुरू कर देते हैं। जैसा आपने पहले ही पढ़ा होगा, 6th 7th 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि दो तरह की मोनार्की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की वो मोनार्की होती है जिसमें कंप्लीट पावर जो है राजा के पास हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो मोनार्की होती है जहां पे राजा भी होता है और साथ में एक संविधान भी होता है, और राजा के पास एक नॉमिनल पावर होती है, यानी केवल नाम मात्र की पावर होती है। जो रियल पावर होती है वो संविधान की होती है। तो ऐसी मोनार्की कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बर्बन राजा को 1815 के बाद जो बना था उसको उखाड़ फेंका 1830 में, और लुइस फिलिप को अपना हेड बनाया और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करी। व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मैटरनिक वंस रिमार्क्ड, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जो मैटरनिक है उसने एक बार ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, यानी यूरोप में जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई चीज फ्रांस में शुरू होती है तो उस चीज को पूरा यूरोप फॉलो करता है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो धीरे धीरे बाकी सारे यूरोप में भी रिवॉल्यूशंस देखे गए। ठीक है, नेपोलियन का जो इम्पैक्ट था वो पूरे यूरोप में देखा गया। उसी तरीके से जब फ्रांस में 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ तो इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ना था। तो इसी बात को मैटरनिक कहते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स। इसी का जो इम्पैक्ट है फ्रांस में, जो जुलाई 1830 में जो हुआ, उसी का इम्पैक्ट था कि बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहां पे भी बहुत सारे आंदोलन होते हैं, अपराइजिंग होती है, जिसकी वजह से बेल्जियम जो है वो नेदरलैंड से अलग हो जाता है। पहले बेल्जियम के ऊपर नेदरलैंड का कब्जा था, यानी कि नेदरलैंड का ही पार्ट था एक तरीके से बेल्जियम। और नेदरलैंड को क्या कहा जाता था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड। जैसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को बोलते हैं, यानी इंग्लैंड को बोलते हैं। इंग्लैंड एक छोटा सा पार्ट है, उसका एक जो बड़ा टेरिटरी है उसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड था उसी का ही पार्ट था बेल्जियम। और बेल्जियम में भी ऐसे आंदोलन होते हैं, कहाँ पे? ब्रुसेल्स में, और बेल्जियम नेदरलैंड से अलग हो जाता है। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. एक और ऐसा ही आंदोलन था, an event that mobilized nationalist feelings among the educated elite, जो educated elite थी उसके अंदर ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है ये और ज़्यादा कैसे बढ़ी? तो एक और ऐसा इंसिडेंट होता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो ग्रीस है वहाँ पे लड़ाई होती है, किस चीज़ की? आज़ादी की लड़ाई होती है। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। अच्छा, ग्रीस में अगर आज़ादी की लड़ाई होती है तो ग्रीस किससे लड़ता है आज़ादी की? जैसे हम जो है अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे ग्रीस ने आज़ादी की लड़ाई किससे लड़ी? तो ग्रीस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी ऑटोमन एम्पायर से। क्यों? क्योंकि ग्रीस जो है उसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था 15th सेंचुरी से। ऑटोमन एम्पायर जो लार्जली आपका टर्की के अंदर पाया जाता है, तो ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट था 15th सेंचुरी से। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक्स विच बिगिन इन 1821। अब जो यूरोप में जो नेशनलिस्ट आंदोलन चल रहे थे, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, उसी का इंपैक्ट पड़ता है ग्रीस के ऊपर भी, और ग्रीस में 1821 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्टेड फ्रॉम द अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड बीन सिंपथाइजेज वॉर इन एंशियंट ग्रीक कल्चर। यानी जो ग्रीस था उसको और अपने बहुत सारे साथियों से सपोर्ट मिलता है जो लोग एग्जाइल में रह रहे होते हैं। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, यानी कि जब किसी को बाहर निकाल दिया जाता है देश से, या देश निकाला कर दिया जाता है, उसको एग्जाइल कहते हैं। तो ग्रीस के वो लोग जो एग्जाइल में रह रहे थे वो लोग भी सपोर्ट करने आ जाते हैं ग्रीस के इंडिपेंडेंस को। और बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन जो होते हैं, जो वेस्ट यूरोप में जो लोग रह रहे होते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो ग्रीस कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो कई बार कहते हैं कि जो ग्रीस है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है। क्रेडल मतलब होता है पालना, कि यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है भाई, पूरे यूरोप की जो सिविलाइजेशन है उसका पालना क्या है? उसका पालना है ग्रीस। यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है ग्रीस से।
जो ग्रीस का जो एंशिएंट एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था, और ग्रीस से ही शुरुआत होती है यूरोपियन सिविलाइजेशन की। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। और पूरा यूरोप जो है ग्रीस को सपोर्ट करता है अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर है वो एक मुस्लिम एम्पायर है। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, वो ग्रीस की लड़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, फंड इकट्ठे करते हैं, और अंततः लड़ाई करने के लिए खुद भी जाते हैं। यानी वॉर में, ग्रीस की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, वो खुद भी लड़ाई करने के लिए उसमें जाते हैं। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहां पे बुखार की वजह से 1824 में उनकी डेथ हो जाती है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और फाइनली ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है 1832 में, क्योंकि 1832 में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में डिसाइड किया जाता है कि जो ग्रीस है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ 1820 में, जुलाई 1820 में, उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो ग्रीस था वो भी आज़ादी की लड़ाई शुरू कर देता है। और ग्रीस किससे आज़ाद हो जाता है? ऑटोमन एम्पायर से। कब? 1832 में। कौन सी ट्रीटी होती है? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और कौन सा वो ब्रिटिश पोएट है जो ग्रीस की लड़ाई में लड़ाई करने के लिए जाता है और उसके लिए फंड इकट्ठे करता है? तो उसका नाम है लॉर्ड बायरन, ठीक है। आगे चलते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब यहां रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब क्या है? ये वो वाला रोमांस नहीं है जो हम ज़्यादातर नॉर्मली सुनते रहते हैं। यहाँ रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये है कि चीज़ों को रोमांटिसाइज करना, नेशनलिज्म को रोमांटिसाइज करना। रोमांटिसाइज कैसे किया जाता है किसी भी चीज़ को? जैसे आपकी अगर कोई भी फीलिंग है, अगर आप उसको किसी पोइट्री में एक्सप्रेस करें या किसी गाने में एक्सप्रेस करें तो उसको कहते हैं रोमांटिसाइज करना, ठीक है। लिटरेचर में उसको जब आप एक्सप्रेस करते हो तो उसको रोमांटिसाइज करना कहा जाता है। तो ये जो नेशनल फीलिंग है इसको रोमांटिसाइज किया जा रहा था, यानी कि जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, जो ऑथर्स थे, वो इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख रहे थे, लिटरेचर लिख रहे थे। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यानी कि जो नेशनलिज्म है वो केवल युद्धों से, लड़ाइयों से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आगे नहीं बढ़ रहा था। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। एक नेशन का आइडिया क्रिएट करने में कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। जो आर्ट है, पोएट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, इन सब ने मिलकर के नेशनल फीलिंग को जो है आगे बढ़ाया, नेशनल फीलिंग को एक शेप दी। तो इसी को कहा जाता है बेटा रोमांटिसिज्म। तो लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. जो आर्टिस्ट होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो जनरली साइंस को, रीजनिंग को, इन सबको अपोज करते हैं, वो क्योंकि चीज़ों को थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे पेंटिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो जैसे ये पेंटिंग है, ये कौन सी पेंटिंग है? द मैसेकर एट कियोस, यूगिन डेलेक्रोइक्स, 1824। द फ्रेंच पेंटर डेलेक्रोइक्स, एक फ्रेंच पेंटर थे डेलेक्रोइक्स, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स। दिस ह्यूज पेंटिंग, ये बहुत बड़ी पेंटिंग थी, 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर, यानी कि बहुत रेक्टेंगल था, बहुत बड़ी पेंटिंग थी। डिपिक्ट्स एन इंसिडेंट इन विच 20,000 ग्रीक्स वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय तुर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ कियोस। तो इसमें यह दिखाया गया कि ग्रीक्स के 20,000 सैनिक तुर्क्स के द्वारा मार दिए गए। तुर्क्स कौन थे? जो ऑटोमन एम्पायर था, उसी को तुर्क कहा जाता है। तो तुर्कों के द्वारा 20,000 ग्रीक्स को मार दिया गया। कहां पे? एक आइलैंड था कियोस नाम का, वहां पे। तो इस चीज को एक पेंटिंग के रूप में दिखाया है किसने? डेलेक्रोइक्स ने। डेलेक्रोइक्स कहां का पेंटर है? तो फ्रेंच का, यानी फ्रांस का एक पेंटर है। एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, यानी जो आर्टिस्ट होते हैं वो साइंस और रीजनिंग पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, उसकी बजाय वो इमोशंस पे, उसके बजाय वो इंट्यूशन पे, मिस्टिकल फीलिंग्स पे, इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। देयर फीलिंग्स, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ए शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। यानी कि जो पोएट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो किस चीज पे फोकस करते हैं कि भाई जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो किससे बनती है? तो नेशनलिस्ट फीलिंग बनती है एक कॉमन कल्चरल पास्ट से, कि आपका एक कॉमन पास्ट होना चाहिए, कि भाई आपका जो इतिहास है, जैसे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनका सेम इतिहास है,
तो यूरोप में अगर आपको एक नेशनलिस्ट फीलिंग अपने अंदर डेवलप करनी है तो उसके लिए एक कॉमन कल्चरल पास्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कलेक्टिव हेरिटेज, आपकी एक कलेक्टिव हेरिटेज होनी चाहिए, यानी सबकी एक ही हेरिटेज होनी चाहिए। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, कि आपकी विरासत क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो ये सारे आइडियाज होते हैं जिसकी वजह से आपका नेशनलिज्म क्रिएट होता है, किसके हिसाब से, जो पोएट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके हिसाब से। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर्स जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, एक और जर्मन फिलोसफर हैं जिनका नाम है जोहान गॉटफ्राइड हर्बर, 1744 से 1803 तक थे। क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, दास वॉक। तो ये बोलते थे कि जो जर्मन कल्चर है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप कॉमन पीपल को समझोगे, जर्मनी के आम आदमी को समझोगे। तो इसको इन्होंने कहा था जर्मनी में दास वॉक। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, ये कहाँ से आपको पता चलेगा, आज आम आदमी को आप कहाँ समझ पाओगे, तो फोक सॉन्ग्स जो वहाँ के लोकगीत होते हैं, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट आर द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। तो इसको जर्मनी में क्या कहा जाता है, जर्मन में क्या कहते हैं इसको, वॉक्सचाइज्ड, वॉज पॉपुलराइज्ड। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building। यानी अगर आपको नेशन बिल्डिंग करनी है, एक देश बनाना है, एक राष्ट्र क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको जो वहाँ के लोकल कल्चर है, जो लोक गीत हैं, जो लोक पोएट्री है, फोक पोएट्री है, उसको आपको समझना पड़ेगा। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। The emphasis on vernacular language, यानी कि जो vernacular language है, vernacular language क्या होती है, देसी भाषा। vernacular मतलब होती है देसी, language मतलब भाषा। तो emphasis आपका किस पे होना चाहिए, देसी भाषा पे आपका emphasis होना चाहिए। and the collection of local folklore, जो वहाँ का local एक तरीके से कहानियाँ हैं, उस पर होनी चाहिए। was not just to recover an ancient national spirit, ये केवल आपका national spirit रिकवर करने के लिए जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट। जो लोग ज़्यादातर अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अगर आपको नेशनलिज्म समझाना है तो उसके लिए आपको इन्हीं चीज़ों को समझाना पड़ेगा कि भाई वहाँ के लोकगीत क्या हैं, वहाँ के लोक कथाएँ क्या हैं, ये चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी आम लोगों को, तो वो नेशनलिज्म को जल्दी समझ पाएंगे। This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria। तो पोलैंड जो है उसको अलग अलग कर दिया गया था यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स के द्वारा। देखिए, this was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria। यूरोप में जो बड़ी पावर्स थी उनमें से एक रशिया था, प्रशिया था और ऑस्ट्रिया था। ये जो एम्पायर थे, रशियन एम्पायर, प्रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये यूरोप के सबसे बड़े एम्पायर थे। यानी यूरोप में सबसे ज़्यादा पावर जिन एम्पायर्स के पास थी वो ये 3 एम्पायर्स थे। इन तीनों ने मिलकर के पोलैंड को डिवाइड कर दिया था 18th सेंचुरी के लास्ट तक। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। अब पोलैंड जो है कोई एक कंट्री तो है नहीं, क्योंकि पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया, लेकिन फिर भी पोलैंड के अंदर नेशनल फीलिंग थी। किस वजह से, क्योंकि पोलैंड का अपना एक म्यूजिक था, पोलैंड की अपनी एक लैंग्वेज थी, पॉलिश लैंग्वेज थी, उस वजह से। तो इस वजह से कहा जा रहा है बार बार कि लैंग्वेज और म्यूजिक का, या वहाँ के लोकगीतों का, या वहाँ के लोक संगीत का, या वहाँ की लोक कथाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, नेशनलिज्म में। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। ऐसे ही एक सिंगर थे जो ओपेरा वगैरह गाते हैं, जो आपने देखा होगा, जैसे एक ओपेरा हाउस है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे जो सिंगर्स वगैरह होते हैं उनका एक गाने का अलग तरीका होता है ओपेरा गाने का। तो एक ओपेरा सिंगर है कैरोल कुरपिंस्की, वो नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेराज में प्ले करते थे, समझाते थे अपने म्यूजिक में, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। और जो पोलैंड का जो एक तरीके से वहाँ का म्यूजिक था, वहाँ की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, वहाँ के जो फोक डांसेस थे जैसे कि पोलोनाइज या फिर मजूरका, इनको वो नेशनल सिंबल्स के तौर पे दिखाते थे। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जो लैंग्वेज होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जब रशियंस ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था तो वहाँ से पॉलिश लैंग्वेज को बिल्कुल बाहर कर दिया गया, यानी कि सारे स्कूल्स वगैरह में से पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और जबरदस्ती रशियन लैंग्वेज को उसके ऊपर थोप दिया गया। इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ड।
1831 में एक आज़ादी की लड़ाई वहाँ पे लड़ी जाती है, एक आर्म्ड रेबेलियन होता है रशियंस के अगेंस्ट, लेकिन उस रेबेलियन को दबा दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से पोलैंड में जो क्लर्जी थी, यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, हाई क्लास जो लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया नेशनलिस्ट आंदोलन के लिए, यानी कि वो पोलिश लैंग्वेज ही यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो पोलिश भाषा थी उसका इस्तेमाल जो है चर्च गैदरिंग्स में, यानी चर्च में इस्तेमाल किया जाने लगा। जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते थे वो पोलिश लैंग्वेज में होते थे। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। बहुत सारे जो प्रीस्ट थे, यानी पुजारी थे, बिशप्स थे जो चर्च में होते हैं, उनको जेल भेजा जाने लगा क्योंकि उन्होंने रशियंस में प्रीच करने से मना कर दिया, कि उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी लैंग्वेज में, जो पोलिश लैंग्वेज है हमारी, हम उसी में जो है अपनी सारी चीज़ें बताएंगे, हम अपने उपदेश देंगे, रशियंस में नहीं देंगे। इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो इस तरीके से जो पोलिश भाषा है उसका इस्तेमाल रशियंस के खिलाफ एक आज़ादी की लड़ाई के तौर पर किया जाने लगा। तो यहाँ कुल मिला के इस पूरे में आपको यही समझाया है कि भाई लैंग्वेज का, म्यूज़िक का, वहाँ के फोक कल्चर का, फोक लोर्स जो होती हैं, लोक कथाएँ होती हैं, उनका नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आप इंडिया में भी देख सकते हो। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पे जो गीत लिखे गए, वहाँ पे जो कहानियाँ लिखी गई, जैसे कि वंदे मातरम जो लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, किसमें, आनंद मठ में, तो आनंद मठ का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, नेशनलिस्ट मूवमेंट में। आगे चले, हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप, यानी यूरोप में 1830 के जो भी ईयर्स थे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी इकोनॉमी में, यानी इकोनॉमिक तौर पर यूरोप जो है काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा था 1830 के दशक में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। जो 19th सेंचुरी का पहला हाफ था, यानी पहले 50 साल थे, उसमें यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे देशों में जॉब पाने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे, एम्प्लॉयमेंट कम था, यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़। गाँव से जो पॉपुलेशन थी वो शहरों में माइग्रेट हो रही थी, शहरों में पलायन कर रही थी, किस वजह से, जॉब के लिए। टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, और वहाँ जा करके वो ओवर क्राउडेड स्लम्स में, यानी झुग्गी बस्तियों में रहने लगते थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो गांव वगैरह में, टाउन्स वगैरह में जो छोटे मोटे कारीगर हुआ करते थे, जो हाथों से चीज़ों को बनाते थे, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था। जो सस्ता माल आता था कहाँ से, मशीन के द्वारा जो आता था आपका, कहाँ से, इंग्लैंड से। यानी कि इंग्लैंड से मशीनों के द्वारा बनाया गया जो सस्ता माल आता था, उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था गाँव और कस्बों के छोटे मोटे कारीगरों को, जो आप भारत में भी देख सकते हो। तो लगभग वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे यूरोप में भी क्रिएट हो रहा है। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, यानी इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो और ज़्यादा एडवांस था बजाय किसके, यूरोप के। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। तो ये जो चीज़ है ये आपको टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी दिखाई देगी, यानी कि जो कपड़े का जो प्रोडक्शन होता है उसमें आपको दिखाई देगी। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पेजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। यानी यूरोप में जहाँ जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम अभी भी बहुत पावरफुल था, यानी कि जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था और वो उस फ्यूडल सिस्टम से निकल नहीं पा रहे थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। यानी कई बार खाने के जो प्राइसेस थे वो कई बार बढ़ जाया करते थे, या फिर कई बार जो है एक पूरे साल जो है अच्छी फसल नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से गांव में, शहरों में, टाउन्स में, पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलिज्म, यानी कि बहुत ज़्यादा भुखमरी जो है, अकाल के जैसी स्थिति जो है वो फैल जाती थी। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। 1848 एक ऐसा ही साल था जिसमें ये सारी चीज़ देखी गई। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, अकाल हो रहा था बहुत ज़्यादा, बीमारियाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी।
फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड्स। यानी कि जो पेरिस की पॉपुलेशन थी वो सड़कों पे आ चुकी थी। किस वजह से? क्योंकि फूड शॉर्टेजेस थी, खाने के लिए खाना नहीं था, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से पेरिस के जो लोग थे वो सड़कों पे आ चुके थे। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। जो बैरिकेड्स लगाए गए थे रोकने के लिए लोगों को, उनको उखाड़ फेंका गया और जो वहाँ का राजा बनाया गया था लुइस फिलिप, उसको वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हो आप, पेजेंट अपराइजिंग 1848। A National Assembly proclaimed the Republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work। यानी कि एक नेशनल असेंबली बनाई गई जिसको रिपब्लिक बनाया गया, यानी कि वहाँ का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा और सारे लोगों को, जो भी 21 साल से ऊपर के जो मेल हैं, ठीक है, उन सभी मेल्स को जो 21 साल से ऊपर है उनको सफरेज दिया गया, यानी कि राइट टू वोट दिया गया, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके अलावा एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और उनके पास कार्य करने का भी राइट था, यानी कि भाई उनको कोई ना कोई जॉब मिलेगी। इसको कहा जाता है गारंटीड द राइट टू वर्क। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेशनल वर्कशॉप क्रिएट करी गई। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। यानी 1845 में सिलेसिया में ऐसा ही एक रिवोल्ट जो है वो देखा गया था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। The journalist Wilhelm Wolff described the events in Silesian village as follows। तो जो एक जर्नलिस्ट था विल्हेम वॉल्फ, उसने सिलेसियन गांव में जो इवेंट हुए थे उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आगे चलते हैं सीधा। ऑन 4 जून एट 2 PM, 4 जून 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च इन पेयर्स अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। बहुत सारे लोग जो है वो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है, मैनेजर है, उसके घर की तरफ चल देते हैं अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, अपनी वेजेस बढ़वाने के लिए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, यानी उनको धमकी दी जाती है, उनको धमकाया जाता है। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस। तो इसकी वजह से जो कुछ लोग हैं वो घर के अंदर घुस जाते हैं। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, वहाँ के खिड़कियों को, फर्नीचर को, इन सारी चीज़ों को तोड़ देते हैं। Another group broke into the storehouse and plundered it of the supplies of cloth which they tore to shreds। यानी कुछ लोग जो हैं वो स्टोर हाउस के अंदर घुस जाते हैं, उसके अंदर जो कपड़े वगैरह रखे होते हैं उनको लूट लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू ए नेबरिंग विलेज, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है अपनी फैमिली के साथ पास के गांव में भाग जाता है। विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन, जहाँ पे उसको शेल्टर नहीं दिया जाता। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्विजिशन्ड द आर्मी। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। ठीक है, और इस लड़ाई में 11 वीवर्स जो हैं वो मारे जाते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। यानी 1848 में रिवोल्यूशन जो किया गया किसके द्वारा? लिबरल्स के द्वारा। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, यानी जब गरीब लोग, अनएम्प्लॉयमेंट लोग और जो किसान लोग थे वो जब आंदोलन कर रहे थे, in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway। तो जो educated middle class थी वहाँ की, वो भी आंदोलन उन्होंने भी शुरू कर दिया। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो अभी जो हमने देखा कि फ्रांस में जो राजा था वो वहाँ से भाग चुका था और वहाँ पे एक रिपब्लिक सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया था 1848 में। In other parts of Europe where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। यानी बहुत सारे और भी ऐसे देश थे जो अभी तक देश नहीं बन पाए थे, तो वहाँ पे भी जो मैन और वुमेन थी उन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन की जो डिमांड थी उसको रख दिया। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands। अब देखो हो क्या रहा था कि पूरे यूरोप में धीरे धीरे एक आंदोलन फैल गया, क्योंकि अभी जो मेटरनिक ने कहा था, मैंने आपको बताया था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो फ्रांस में जब 1848 में एक ऐसा आंदोलन हुआ कि जब वहाँ के राजा को भागना पड़ा और वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो यही चीज़ बाकी यूरोप में भी देखने को मिली, जैसे ऑस्ट्रिया में, जैसे कि पोलैंड में, जर्मनी में, इटली में, यहाँ पर भी। टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट ऑन parliamentary principles, a constitution,
भाई यानी सारे लोग अब डिमांड क्या कर रहे थे कि भाई एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, यानी कई सारे जर्मन रीजन्स में जो काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी जिनके मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, यानी मिडिल क्लास लोग थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे यानी कारीगर थे, केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। वो सब जो है इकट्ठे होते हैं एक शहर के अंदर फ्रैंकफर्ट में और एक वोट करते हैं किस चीज़ के लिए, जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul, जिसकी वजह से 831 लोग चुने जाते हैं और वो एक पार्लियामेंट क्रिएट करते हैं। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट के अंदर। फ्रैंकफर्ट में एक चर्च था, चर्च ऑफ सेंट पॉल के अंदर। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की। वो एक जर्मन नेशन के लिए संविधान बनाते हैं जिसमें एक मोनार्की होगी, जिसको हेड करेगी एक मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। और वो मोनार्की किसके हिसाब से काम करेगी? एक पार्लियामेंट के हिसाब से काम करेगी, यानी संविधान के हिसाब से काम करेगी। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, अब जब वहाँ का जो राजा था, प्रशिया का जो राजा था, किंग ऑफ प्रशिया विल्हेम IV, जब उसको ये ऑफर किया गया कि भाई आपकी पावर खत्म हम कर रहे हैं और सारी पावर हम पार्लियामेंट को दे रहे हैं, आपको पार्लियामेंट के हिसाब से काम करना है, तो आप खुद भी गेस कर सकते हो कि विल्हेम IV ने क्या किया होगा कि जब आप किसी राजा से ये कहोगे कि भैया हम आपकी पावर खत्म कर रहे हैं और सारी पावर हम पार्लियामेंट को देंगे, संविधान के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपके पास कोई पावर नहीं होगी, आप केवल नाम के हेड हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो राजा मना करेगा, किसी को पसंद नहीं है उसकी पावर खत्म हो। तो जब विल्हेम IV को ये चीज़ ऑफर करी जाती है तो ही रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट कर देता है, ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज दी इलेक्टेड असेंबली, और बाकी सारे राजाओं को वो ज्वाइन कर लेता है और असेंबली को क्या करता है? अपोज करता है। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. तो जब एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो पार्लियामेंट जो है उसका बेसिस खत्म हो जाता है। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज हु रजिस्टर्ड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। एंड में क्या होता है कि जो सेना होती है वो अंदर आ जाती है और असेंबली को खत्म कर देती है, यानी जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी जर्मनी में वो खत्म कर दी जाती है। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज ए कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। देखो हमारे देश में क्या था कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में तो सबको वोट देने का राइट दिया गया, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन यूरोप में आप देखोगे कि भाई काफ़ी लंबे समय तक 20वीं सेंचुरी में जाकर के महिलाओं को वोट देने का राइट मिला था, 20वीं सेंचुरी में जाकर के। उससे पहले केवल जो आदमी होते थे उनके पास वोट देने का राइट होता था, और आदमी भी वो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था इस चीज़ को लेकर के। वुमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जिसकी वजह से महिलाओं ने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, फाउंडेड न्यूज़पेपर छापे एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, इसके बावजूद भी उनको मना कर दिया गया। किस चीज़ के लिए? वोट देने के लिए। ठीक है, ये उसी चर्च ऑफ सेंट पॉल का एक पिक्चर है जो पार्लियामेंट बनाई गई थी कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के अंदर। सफरेज राइट्स, यानी जो महिलाएं थी उनको सफरेज राइट्स नहीं दिए गए, यानी उनको वोट देने का राइट नहीं दिया गया ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. यानी कि जब चर्च ऑफ सेंट पॉल में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट बनाई गई थी तो वहाँ पे महिलाओं को केवल बुलाया गया किस चीज़ के तौर पर? केवल एक ऑब्जर्वर के तौर पर, और वो गैलरी में केवल खड़ी थी, यानी उनका कोई रोल नहीं था, वो बस देखने के लिए आए थे। दो कंजर्वेटिव फोर्सेज वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। अब हुआ क्या कि जो ये असेंबली वगैरह बनाई गई ये सब खत्म कर दी गई राजाओं के द्वारा, यानी जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी उन्होंने इन लिबरल मूवमेंट्स को खत्म कर दिया 1848 में। लेकिन फिर भी दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन जो पुराना ऑर्डर था कंजर्वेटिव्स का वो उसको रिस्टोर नहीं कर पाए, यानी कुछ चीज़ें उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी। मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज।
यानी कि जो राजा लोग थे उनको समझ में आ चुका था कि भाई ये जो रिवोल्यूशन बार बार हो रहे हैं, ये जो आंदोलन बार बार हो रहे हैं, तो इनको तभी खत्म किया जा सकता है जब हम इन आंदोलनकारियों को थोड़ी सी रियायत दे दें, थोड़ी सी इनको फ्रीडम दे दें। नहीं देंगे फिर आंदोलन कर देंगे, एक बार दबा देंगे फिर आंदोलन कर देंगे। तो राजाओं को ये बात समझ में आ चुकी थी। तो हेंस इन द ईयर्स आफ्टर 1848, यानी 1848 के ईयर्स के बाद, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। तो जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के जो राजा थे, जो मोनार्किस थी, उन्होंने कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जो चेंजेस 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में यानी फ्रांस में, इंग्लैंड में आ चुके थे। ठीक है, यानी अब सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में भी चेंजेस आने शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको बात समझ में आ चुकी थी कि भाई बार बार रिवॉल्यूशन हो रहे हैं और ये हम हर बार दबा नहीं पाएंगे। तो इनको ख़त्म करने का तरीका यही है कि भाई जो रिवॉल्यूशनरीज हैं इनको थोड़ी सी पावर दी जाए, इनको थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए। 10 सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड। तो इस वजह से जो एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम था, जो बॉन्डेड लेबर थी, उसको खत्म कर दिया गया। इन हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया, हैब्सबर्ग डोमिनियंस में, रशिया में, द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। और जो हैब्सबर्ग अंपायर था, जिसका रूल हंगरी वगैरह पे था, उसने हंगेरियंस को थोड़ी और फ्रीडम दे दी 1867 में। ठीक है, 1867 में। आइडियोलॉजी मतलब होता है किसी की एक सोच, पर्टिकुलर आपकी उसकी सोच क्या है, सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, कि आपका आइडियाज कैसे हैं, आपकी सोच कैसे है, उसको कहा जाता है आइडियोलॉजी। इसके बाद बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली को बनाया कैसे गया, जर्मनी और इटली को एक कैसे किया गया। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, अगली क्लास में। आज के हिस्से में, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो भी चल रहा है हमारा हिस्ट्री का, उसका ये 3rd पार्ट है। 4th पार्ट आपका जल्दी आएगा। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके आगे कहानी क्या है, जर्मनी और इटली को कैसे एक किया गया। चलिए, तो बात करेंगे अब अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए इस क्लास को, ताकि और ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहें रेगुलरली और मोटिवेशन मिलता रहे यही चीज़ें कराने का यूट्यूब के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।